हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। उसकी बात सुनकर एक बार फिर तान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में जल्दी से कार की विंडो बंद कर दी। बैग को टाइटली पकड़ते हुए बोली, सबको ये लगता है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं अच्छे से शॉपिंग करके सबका मुंह बंद कर दूंगी। फिर देखती हूँ ये लोग मेरा मजाक कैसे उड़ाते हैं। माना मैं कभी अकेले बाहर नहीं गई हूँ, इसलिए आज थोड़ा डर लग रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कभी अकेले जा ही नहीं सकती। तान्या बड़बड़ाए जा रही थी। वहीं कार के फ्रंट में बैठे जॉन और श्याम अंकल उसकी बात सुनकर स्माइल कर रहे थे। रुद्र भी चुपचाप उसे बकबक करते हुए सुन रहा था। कार सड़क पर आ गई और तान्या का बड़बड़ाना भी बंद हो गया। वो जानबूझकर ज्यादा देर तक नहीं बड़बड़ा पाती थी। ज्यादा और तेज बोलने से उसके गले में दर्द स्टार्ट हो जाता था, इसीलिए वो अधिकतर चुप ही रहती थी। राजवंश भवन। नेहा का रूम। नेहा बेजान सी बेड पर पड़ी थी। उसके फेस पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके आंसू सूख चुके थे और वो किसी गहरी सोच में थी। प्रिया जी, अमृता जी और ईशा पिछले आधे घंटे से उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर नेहा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ऐसी हालत देख अमृता जी बोली, जी, मुझे नहीं लगता इस वक्त ये हमें कुछ बताएगी। अब इस बारे में हमें दादाजी ही कुछ बता सकते हैं। उनकी बात से अग्री करते हुए प्रिया जी ने बोला, आप सही कह रही हैं अमृता, जरूर कोई बड़ी बात है, वरना मेरी बच्ची की ये हालत न होती। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि इन सब में तान्या का कोई हाथ न हो। अगर ऐसा हुआ तो उसे इस बार मुझसे कोई नहीं बचा सकता, खुद रुद्र भी नहीं। प्रिया जी नेहा के बगल में बैठ गईं। उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बचपन से ही नेहा अपनी गलतियों का बोझ तान्या के ऊपर डालती आई थी। इस वजह से प्रिया जी रुद्र की गैरमौजूदगी में उसे डांटा करती थी। कई बार तो वो तान्या को सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगती थी और पनिशमेंट के तौर पर उससे घर का काम भी करवा देती थी। जब ये बात रुद्र को पता चली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया था। वो तान्या को लेकर फार्म हाउस पर रहने चला गया था और उसी वक्त उसने डेस्टिनी विला का डिजाइन तैयार किया था। 3rd फ्लोर का डिजाइन तान्या ने अपने हिसाब से बदल दिया था, जो बहुत ही सिंपल था। राम प्रसाद जी के बहुत मनाने पर रुद्र पैलेस तो लौट आया, मगर उस वक्त के बाद से वो जहां भी जाता तान्या को अपने साथ ले जाता। नेहा की गलतियों का सिलसिला तभी बंद नहीं हुआ। अक्सर मौका देकर वो तान्या पर इल्जाम डाल देती थी, लेकिन उसके ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होता था। अब तान्या को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि अभी भी मौका पाते ही प्रिया जी उस पर तंज कसती रहती थी। आज भी उन्होंने नेहा की ऐसी हालत का जिम्मेदार तान्या को मान लिया था। उन्हें तान्या को भला बुरा कहते देख अमृता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, जी, आप अभी से क्यों इतना सोच रही हैं? मुझे नहीं लगता कि तान्या का इन सब में कोई हाथ है। अगर ऐसा है भी तो हमें इस बात को कंफर्म करना होगा। दादाजी के पास चलिए, अब वही हमें सारी बात बता सकते हैं। प्रिया जी ने हाँ कहा। बेड से उतरने से पहले उन्होंने नेहा के माथे पर किस किया। ईशा बेटा, तुम यहीं रुककर नेहा का ध्यान रखना। जी, मैं नेहा का ध्यान रखूंगी। आप इसकी चिंता मत करिए। दादाजी के पास जाइए, तभी हमें पूरी बात पता चलेगी। ईशा ने कहा। वो नेहा से अकेले में बात करना चाहती थी और इसके लिए प्रिया जी और अमृता जी का कमरे से बाहर जाना जरूरी था। ये सुनकर प्रिया जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आई। उन्होंने ईशा के सिर पर हाथ फेरा और अमृता जी के साथ कमरे से बाहर चली गईं। उनके बाहर जाते ही नेहा बोली, जल्दी से दरवाजा बंद कर। ईशा ने उसकी आवाज सुनने की उम्मीद नहीं की थी। अचानक से नेहा की आवाज सुनकर पहले तो वो थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही नेहा बेड से उठ गई। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली,
हाँ जी, ये सब आज ही होना जरूरी था? क्या 2 दिन बाद नहीं हो सकता था? उसे इस स्कूल अंदाज में देखकर ईशा ने हाथ बांधकर खड़ी होते हुए बोली। नेहा, ये सब क्या था? नेहा स्टडी टेबल के पास जाते हुए बोली। क्या था से तेरा क्या मतलब है? ये सब जरूरी था। ये सुन ईशा को गुस्सा आ गया। वो उसके पास गई, उसे अपनी तरफ करके गुस्से में बोली। तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तुझे आइडिया भी है? मैं कितना डर गई थी। वेद भाई ने भी मुझे रोक लिया था। ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें डिजाइन के बारे में बताना पड़ा। तुझे पता है वो कितना गुस्सा हुए थे। मुझे तो लगता है वो जल्दी ही इस बारे में तुझसे बात करने के लिए आएंगे। ये सुनकर भी नेहा नॉर्मल रही। उसे रिएक्ट न करते देख ईशा ने पूछा। तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? नेहा वापस स्टडी टेबल की तरफ मुड़ गई। उसने स्टडी टेबल का शेल्फ ओपन किया। उसमें से कुछ व्हाइट प्लेन शीट्स निकालकर टेबल पर रख दी। चेयर पर बैठते हुए बिना किसी भाव के बोली। रुद्र भाई को सब पता चल गया है, दिया के बारे में भी। कहते हुए नेहा ने पेंसिल और इरेजर हाथ में लिया और ज्वेलरी डिजाइन करने लगी। वहीं ये सुनकर ईशा पूरी तरह से हैरान थी। खुद को संभालने के लिए उसने चेयर को कसकर पकड़ लिया। दूसरी तरफ का मुंबई के सबसे फेमस और बड़ी मॉल के प्राइवेट पार्किंग लॉट में आकर रुकी। तान्या ने मॉल का नाम पहले ही पढ़ लिया था। ये था मुंबई का सबसे जाना माना मॉल, इन्फिनिटी मॉल। तान्या ने इस मॉल के बारे में सुना था और आज से 4 साल पहले वो रुद्र के साथ इस मॉल में आई भी थी, मगर उसे अंदर जाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो 2 घंटे तक कार में बैठकर रुद्र के आने का वेट करते करते वहीं सो गई थी। फेस पर मास्क लगाने के साथ ही जॉन ने ब्लैक ग्लासेस कैरी किए और सिर पर एक ब्लैक कैप। उसके बाद उसने एक ब्लैक जैकेट पहनी और कार से बाहर आ गया। तान्या ने उम्मीद भरी नजरों से रुद्र को देखा। रुद्र को पता था अगर उसने इस वक्त तान्या को देखा तो वो कहीं भी उसे अकेले जाने नहीं देगा। इसीलिए उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जॉन, तुम इसे एंट्रेंस तक छोड़ देना। ये कहते ही जॉन ने बैक सीट का डोर ओपन किया। तान्या, चलो। ना चाहते हुए भी तान्या कार से बाहर आ गई। जॉन के साथ उसके पीछे जाने लगी, मगर उसका ध्यान अभी भी कार की तरफ था। ये देख जॉन ने कहा, तान्या, सामने देखकर चलो। उसकी बात सुनने के बाद उसने पीछे देखना बंद किया। एक लॉबी से होते हुए वो बड़े से रिसेप्शन हॉल में आईं। रिसेप्शन पर 2 स्टाफ थे और पूरा हॉल खाली था। तान्या जॉन के साथ हॉल के बीच में लगे सोफा के पास गई। जॉन ने उसे बैठने का इशारा किया। खुद अपने फेस से मास्क निकालने के बाद तान्या से बोला, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस प्यास लगी है। जॉन ने सिर हिलाया। तभी मॉल का मैनेजर कुछ स्टाफ के साथ उसके पास आया। मैनेजर ने जॉन को ग्रीट किया, फिर तान्या को देखा। उसे पहले ही सारी इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे, इसीलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा। मॉल के स्टाफ ने कई तरह की डिशेस के साथ जूस टेबल पर सजा दिया। जॉन ने ऑरेंज जूस तान्या को दिया। खुद मैनेजर से बोला, तुम्हें याद है ना क्या करना है? हाँ, बेफिक्र होकर यहाँ से जाइए। हम मैम का पूरा ख्याल रखेंगे। That would be good for you. फिर तान्या की तरफ मुड़ते हुए कहा, तान्या, अब मैं जा रहा हूँ। 3 घंटे बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। अच्छे से शॉपिंग करना। बेस्ट ऑफ लक। तान्या उसे रोकना चाहती थी, मगर उसने खुद को हिम्मत दी और उसे जाते देखती रही। जॉन के जाते ही मैनेजर बोला, मैम, मेरे साथ चलिए। तान्या ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ ही समय में वो मॉल के ग्राउंड फ्लोर के बीच में खड़ी थी। मैनेजर ने उसे मॉल के सारे स्टोर्स के बारे में बताया। लास्ट में तान्या से पूछा, मैम, आपको सब कुछ समझ में आ गया या फिर मैं आपको फिर से बताऊं? मैनेजर की ये बात सुनकर तान्या तो जैसे नींद से जाग गई। मॉल में काफी भीड़ थी और वो मॉल के बीच में खड़ी थी, वो भी पहली बार। वो ये सब कुछ देखने में इतना ज्यादा खो गई थी कि उसे मैनेजर की एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी थी।
उसे जवाब न देते देख मैनेजर ने एक बार फिर से पूछा। मैम, इफ यू नीड सम मोर हेल्प फ्रॉम मी प्लीज टेल मी। नहीं नहीं नहीं। और चुप हो गई। असल में वो बोलना चाहती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसे ये कहना ठीक नहीं लगा। मैनेजर ने उसे गुड लक विश किया और वहां से चला गया। अब तान्या मॉल के सेंटर में अकेली खड़ी थी। अपने आसपास से गुजरते लोगों को देख रही थी। राजवंश भवन। ईशा परेशान सी बेड पर बैठी थी। वहीं नेहा बेफिक्र होकर स्टडी टेबल पर बैठी थी और अपने 2 दिन बाद होने वाले इंटरव्यू के लिए डिजाइन प्रिपेयर कर रही थी। ऐसी सिचुएशन में भी तू इतना रिलैक्स कैसे रह सकती है? तुझे आइडिया भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होगा। और अच्छा ही हुआ, रुद्र भाई को सब पहले से पता था। परेशानी तब होती जब किसी को कुछ पता नहीं होता। ईशा ने कंफ्यूज्ड होकर नेहा को देखा। तेरे कहने का मतलब क्या है? नेहा के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। तुझे याद है 2 दिन पहले तूने मुझसे क्या कहा था? ईशा ने कुछ सेकंड सोचने के बाद ना में सिर हिला दिया। ईशा, वी आर राजवंश सिस्टर्स। भूल गई? नेहा, मुझे सब याद है, लेकिन यहाँ बात दूसरी है। दिया को होश आ गया है। वो भले ही उस रात के बारे में किसी को कुछ न बताए, पर वो हमसे रिवेंज लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और तूने ही तो कहा, उन सब में देव सेठ भी उसका साथ दे रहा है। दे नहीं रहा था, दे रहा था। डोंट फॉरगेट, इस वक्त वो भाई के अंडर है। तो भी हम तो मुसीबत में फंस चुके हैं। ईशा बहुत घबराई हुई थी। ये देख नेहा ने एक लंबी सांस ली। उसे रिलैक्स करते हुए बोली, तो इसीलिए डर रही है ना? क्योंकि फैमिली को सब कुछ पता चल गया है? सिर्फ फैमिली ने ही नहीं, दिया भी। अगर वो और सुनील मिले हुए थे तो पक्का उसे हमारे बारे में सब कुछ पता होगा। इस वक्त उसने हमारे खिलाफ छोटा कदम उठाया है, लेकिन आगे चलकर वो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है। ईशा की ये बात सुनकर नेहा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो जोर जोर से हंसने लगी। ईशा, सीरियसली? तू है जो हर वक्त मुझे समझाया करती थी, और आज वो खुद इतनी डरी हुई है? देख, सीरियसली ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना तू परेशान हो रही है। खुद पर हंसते हुए देखकर ईशा को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ कहे नेहा के रूम से जाने लगी। तभी नेहा उसे रोकते हुए बोली, अरे रे बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दे यार, अब नहीं हंसूंगी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।